हम लोगों ने अर्ली लाइफ ऑफ इल्तुतमिश और प्रॉब्लम ऑफ इल्तुतमिश देख लिया। अब हम लोग इल्तुतमिश को देखेंगे। इससे जो मोटे तौर पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश, इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। या इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक्सप्लेन या इवेल्युएट। इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की समस्या और समाधान की विवेचना कीजिए। इल्तुतमिश की समस्या और समाधान की विवेचना कीजिए। तो मुख्य मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में आपके पुटअप होते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, एबिलिटी के बल पर, अपनी क्वालिटी के बल पर, अपनी स्मार्टनेस के बल पर, अपने फोरसाइटनेस के बल पर दास से, स्लेव से ऐबक के ही शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किया था और ऐबक की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसके सामने इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, चैलेंज और चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा और इस पूरे अपने शासनकाल में उसने इन समस्याओं का समाधान किया और ऐबक के द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को, इनकम्प्लीट वर्क थे ऐबक के समय में, उनको पूरा किया, कंप्लीट किया और दिल्ली सल्तनत को एक मजबूती प्रदान की। स्ट्रांग जो है एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रांग आर्मी और एक पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। प्रोफेसर के ए निजामी प्रोफेसर के ए निजामी, प्रोफेसर के निजामी ने इल्तुतमिश के रूलिंग पीरियड को 3 पार्ट में, 3 फेज में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो 1210 से 1220, दूसरा जो फेज है, ठीक है, पहला फेज 1210 से 1220, दूसरा जो फेज है 1221 से 1227 और थर्ड फेज जो है 1228 टू 1236। 3 फेज में डिवाइड किया है प्रोफेसर के निजामी ने इल्तुतमिश के पीरियड को, शासन को, रूलिंग टाइम पीरियड को। पहला जो फेज है, ठीक है, इस फेज में जो है इल्तुतमिश क्या कर रहा है, जो अपोनेंट्स हैं, उसके जो विरोधी हैं, जो अपोनेंट्स हैं, उसके विरोधी हैं, उसको सप्रेशन कर रहा है, उनका दमन कर रहा है, विरोधियों का दमन। पहले फेज में इल्तुतमिश अपने विरोधियों का, अपोनेंट्स का सप्रेशन कर रहा है
डिस्ट्रॉय कर रहा है, दमन कर रहा है। दूसरा जो फेज है तो वो मंगोल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। दूसरा फेज क्या है? मंगोल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और इस फेज में देखा जाए तो एक्सटर्नल, ये क्या है? मंगोल प्रॉब्लम एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। और इस एक्सटर्नल प्रॉब्लम मंगोलों की वजह से उत्पन्न हो रही है। और मंगबरनी, ख्वारिज्म के शाह का पुत्र मंगबरनी, सिंधु नदी रिवर के पास आ जाता है। तो इस सेकेंड फेज में इल्तुतमिश मंगोलों की प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है और मंगबरनी की प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। इस फेज में वह डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक स्ट्रेटजी, कूटनीतिक रणनीति, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी फॉलो करता है और इस प्रॉब्लम का समाधान करता है। तीसरा जो फेज है, उस फेज में वह जो है, तीसरे फेज में पर्सनल पर्सनल एंड डायनेस्टिक अथॉरिटी, व्यक्तिगत रूप से और वंशी सत्ता की स्थापना का प्रयास करता है। जो तीसरा फेज है उसमें वह पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से और वंशी सत्ता, डायनेस्टिक अथॉरिटी की स्थापना करता है। अब हम लोग देखेंगे उसका पहला फेज, फर्स्ट फेज। इल्तुतमिश के शासन का जो पहला और प्रमुख फेज था, जो 1210 से 1220 ईस्वी था, उस समय उसको दो समस्याएं महत्वपूर्ण थी। एक तरफ यल्दूज और दूसरी तरफ कुबाचा। यल्दूज और कुबाचा। ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर अटैक कर दिया। ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर अटैक कर दिया। यल्दूज को गजनी छोड़कर लाहौर आना पड़ा और यल्दूज ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, एक्यूपाइड लाहौर को कर लिया। लाहौर में कुबाचा था, कुबाचा को लाहौर से भागना पड़ा और यल्दूज ने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया। यल्दूज मोहम्मद गोरी का प्रमुख चीफ था और कमांडर था। यल्दूज को लगता था कि वही मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी का सक्सेसर है, रियल सक्सेसर है। यल्दूज को ऐसा लग रहा था और यल्दूज जब उन क्षेत्रों पर अधिकार करने लगा तो इल्तुतमिश के लिए, दिल्ली में बैठे इल्तुतमिश के लिए, पंजाब पर जब उसका अधिकार हो गया और उसकी एम्बिशंस बढ़ रही थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं इंक्रीज कर रही थी, तो इल्तुतमिश के लिए समस्या और चुनौतियां पैदा होना जरूरी थी। इल्तुतमिश को इस बात का डर था कि उसे दिल्ली सल्तनत जो है, इनफैंट दिल्ली सल्तनत है,
उसके अस्तित्व, उसके एग्जिस्टेंस को स्ट्रांग और मजबूत करना है, कहीं इसके ऊपर जो है खतरा ना उत्पन्न हो जाए, डेंजर स्थिति ना उत्पन्न हो जाए दिल्ली के लिए। इसलिए 1215 और 16 में 1212, 15 और 16 में तराइन के मैदान में यल्दूज और इल्तुतमिश के बीच वार हुआ और इसे तराइन वार के नाम से जाना जाता है। इस तराइन वार में जो है यल्दूज पराजित होता है और इल्तुतमिश विजयी होता है। और उसके बाद यल्दूज को बंदी बनाया जाता है, हॉस्टेज कर लिया जाता है और बदायूं लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? बदायूं लाया जाता है। और बदायूं में क्या किया जाता है? उसकी हत्या हो जाती है। आगे चलकर उसकी हत्या, उसका मर्डर कर दिया जाता है। इस तरीके से यल्दूज पर जो उसकी विक्ट्री थी, देखा जाए तो यह डबल विक्ट्री थी, दोहरी विजय थी। ठीक है, यल्दूज पर इल्तुतमिश की जो विक्ट्री थी, जो विजय थी, इट वाज द डबल विक्ट्री ऑफ इल्तुतमिश फॉर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के लिए दोहरी विजय थी, क्योंकि इल्तुतमिश के सामने सबसे पावरफुल जो कंपटीटर था, रिवॉल्डी था, प्रतिद्वंदी था, वो यल्दूज था। वो क्या हो जाता है? उसका वो पराजित हो जाता है, वो डिफीट हो जाता है। तो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकल जाता है। दूसरी तरफ यल्दूज कंट्रोल एक समय में गजनी पर था। तो गजनी और सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स से भी अब क्या हो जा रहा है? ब्रेकआउट हो जा रहा है। ठीक है, अब संबंध विच्छेद हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। दिल्ली ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को अलग तो किया था, लेकिन फुली नहीं कर पाया था, इनकम्प्लीट था। और इसको कंप्लीट रूप देने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने कर दिया। तो इस प्रकार से यल्दूज की समस्या का समाधान होना इल्तुतमिश के लिए पॉलिटिकली बहुत जो है प्रॉफिट वाला विजय रही। बहुत अधिक फायदा जो है इल्तुतमिश को इससे हुआ। दूसरा जो है कुबाचा। कुबाचा को जो क्षेत्र दिया गया था, उच्च मुल्तान, उसके अलावा कुबाचा का एम्बिशस बढ़ रहा था, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी। और इस कुबाचा और क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाह रहा था। तो जब उसने यल्दूज को पराजित कर दिया, तो दूसरे बड़े रिवॉल्डी जो इल्तुतमिश का था, प्रतिद्वंदी था, वे कुबाचा था। और कुबाचा को डिफीट करने के लिए इल्तुतमिश ने 1217 में कैंपेन किया, अभियान किया और कुबाचा को डिफीट कर दिया। कुबाचा भागा, उसे आगे चलकर पकड़ के भी पराजित कर दिया। लेकिन कुबाचा को पूर्ण रूप से फुली डिफीट इल्तुतमिश नहीं कर पाया, क्योंकि कुबाचा की किस्मत अच्छी थी और उसी समय मंगोल आक्रमण सेंट्रल एशिया में हो रहे थे। ख्वारिज्म के शाह पर मंगोल इन्वेडर चंगेज खां अटैक कर दिया था और ख्वारिज्म के साथ वो दूसरी तरफ भाग गए, कैस्पियन सागर। कहाँ भाग गए? कैस्पियन सी की तरफ। लेकिन उनका एल्डेस्ट सन मंगबरनी सिंधु रिवर की ओर रन अवे भागा और चला आया। तो मंगबरनी की एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने से कुबाचा के अगेंस्ट जो इल्तुतमिश का कैंपेन था, उस कैंपेन को इल्तुतमिश ने यहीं पर क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो फर्स्ट फेज में यल्दूज की समस्या का तो समाधान हो गया, कुबाचा को भी डिफीट तो कर दिया, पूर्ण रूप से इसकी समस्या का समाधान जो है नहीं हो पाया था। अब दूसरा फेज,
1221 से 1227। सेकेंड फेज, ये जो सेकेंड फेज था, ठीक है, रहने दो। सेकेंड जो फेज था इल्तुतमिश के शासन का, देखा जाए तो ये इस समय इल्तुतमिश को एक्सटर्नल इन्वेजन का सामना करना पड़ा और एक तरफ मंगोलों के इन्वेजन का खतरा था, रिस्क था, दूसरी तरफ एक तरफ मंगोल हो गए और दूसरी तरफ जो है मंगबरनी के इन्वेजन का रिस्क भी उसके सामने था। क्यों? क्योंकि ये जो मंगोल थे चंगेज खां के लीडरशिप में कंटिन्यूअस विक्ट्री हासिल कर रहे थे और सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में इन्होंने कई शासकों को पराजित किया। जब ख्वारिज्म के शाह पर अटैक किया तो ख्वारिज्म का शाह डर के कहां भाग गया? कैस्पियन सी भाग गया और उसका एल्डेस्ट सन जो है मंगबरनी, ये कहां आ गया? सिंधु रिवर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इंडिया का क्षेत्र था वहां पर सीमा पर आ गया और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पे ये रहने लगा। अब इल्तुतमिश के सामने एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक तरफ मंगोलों के रूप में चंगेज खां का सामना करे, दूसरी तरफ मंगबरनी की समस्या का निपटारा करे। वो बड़ी दुविधा में था, बड़े दुविधा में था कि वो क्या और कैसे करे। मंगबरनी ने उसके पास क्या भेजा? दूत भेजा कि वो मंगबरनी का सहायता करे। दूसरी तरफ चंगेज खां का ये था कि ये मंगबरनी की सहायता ना करे। अगर वो मंगबरनी की बात मानेगा तो चंगेज खां नाराज हो जाएंगे, चंगेज खां की बात मानेगा तो मंगबरनी नाराज हो जाएंगे। दोनों के आक्रमण का भय था, लेकिन उसने डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजी अपनाई और मंगबरनी के दूत का जवाब नहीं दिया और उससे ये कहा कि ठीक है, मैं इस समय मदद करने की स्थिति में नहीं हूं, और स्ट्रेटजी अपनाकर, डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजी अपनाकर इस समस्या का समाधान किया और जल्द ही सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में परिवर्तन आ गया और मंगबरनी वापस सिंधु नदी से जो है ख्वारिज चला गया और ये जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से एक तरफ मंगबरनी की प्रॉब्लम और दूसरी तरफ चंगेज खां के आक्रमण को वह रोककर बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रॉब्लम को उसने हैंडल किया, या उसकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। इल्तुतमिश के शासन का तीसरा जो चरण था, थर्ड फेज ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के शासन का जो तीसरा चरण थर्ड फेज था, इस फेज में जो 1228 से 1236 के बीच माना जाता है और इस फेज में इल्तुतमिश ने जो उनका साम्राज्य था उसको पर्सनल और व्यक्तिगत रूप से और वंशी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था। पर्सनल
एंड डायनेस्टिक पावर। इस चरण में इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को व्यक्तिक और वंशी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, डायनेस्टिक पावर को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया था। और इस फेज में बंगाल की ओर भी वह ध्यान देता है और बंगाल का जो क्षेत्र था यहां पर हुसामुद्दीन एवज खलजी ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर ली और अपने को सुल्तान गियासुद्दीन उपाधि के साथ घोषित कर दिया। इसकी सुल्तान की जो उपाधि थी वो गियासुद्दीन थी। हुसामुद्दीन एवज ने जब ऐसा कर दिया तो ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी। इतना ही नहीं, उसने बंगाल के आसपास के क्षेत्र को, बिहार और असम, इन सभी क्षेत्रों में टैक्स जो है कर वसूल किया, टैक्स वसूल किया। तो ये सारे हुसामुद्दीन के जो कार्य थे वे दिल्ली सल्तनत के लिए एक चैलेंज था, चुनौती थी। और फिर जो है इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर, हुसामुद्दीन की ओर ध्यान दिया और बंगाल पर कैंपेन, अभियान किया। इसके फलस्वरूप 1925 में जो है ये कैंपेन, 1225 में ये कैंपेन, बंगाल कैंपेन हो रहा है इल्तुतमिश के द्वारा और हुसामुद्दीन एवज को ये पराजित करते हैं। हुसामुद्दीन एवज इनकी अधीनता, अंडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब इल्तुतमिश वापस आते हैं तो उसके बाद हुसामुद्दीन एवज इल्तुतमिश द्वारा अपॉइंटेड जो गवर्नर थे उसको डिफीट करते हैं, पराजित करते हैं, हटा देते हैं और अपने को फिर से इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं, अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। तो बलबन का पुत्र जो है इस ओर ध्यान देता है और वह हुसामुद्दीन एवज को क्या करता है, डिफीट करता है, पराजित करता है। और इस तरीके से बलबन का जो पुत्र था वो यहाँ का गवर्नर बन जाता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद भी बंगाल में फिर से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और फिर 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश फिर बंगाल की ओर ध्यान देता है और बंगाल कैंपेन को करता है, बंगाल अभियान की ओर बढ़ता है और बंगाल के जो उस समय के शासक थे, रूलर थे, उनको पराजित करता है और फिर से बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अंडरशिप में ले आता, उसकी अधीनता में ले आता। इस तरीके से इल्तुतमिश के समय बंगाल दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद राजपूतों की ओर, समस्या की ओर ध्यान देते हैं और राजपूतों की समस्या की ओर ध्यान देते हैं और जो राजपूत थे उनको पराजित किया जाता है, खासतौर से रणथंभौर को जो है 1200
26 और मंडोर दुर्ग को 1226 में रणथंभौर दुर्ग को जीता जाता है और मंडोर जो किला था, फोर्ट था, दुर्ग था, उसको 1227 ईस्वी में जीत लिया जाता है। और जो अदर्स राजपूत थे, जो दूसरे राजपूत थे, ठीक है, अदर्स राजपूत जो रूलर्स थे, उनको भी डिफीट किया जाता है और उस पर दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्थापित की जाती है। दिल्ली सल्तनत के अंडरशिप में उसे लिया जाता है। राजपूतों की ओर पर भी नियंत्रण बनाने के बाद इल्तुतमिश ने फिर से कुबाचा की ओर ध्यान दिया। कुबाचा की ओर ध्यान दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुबाचा मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख कमांडर रहा और इसको मुल्तान पर इसका नियंत्रण था और या उसके आसपास के क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। इल्तुतमिश ने पहले भी इसके खिलाफ कैंपेन किया था, लेकिन मंगबरनी के कारण उस कैंपेन को रोक दिया गया था। अब कुबाचा के अगेंस्ट एक साथ 2 कैंपेन, 2 अभियान इल्तुतमिश ने आरंभ किए, एक अपने नेतृत्व में और एक अपने कमांडर के नेतृत्व में। इन दोनों कैंपेन के बारे में सुनकर कुबाचा क्या हो गया? डर गया और वह उच्च से, वो जो उच्च में था, वहां से भक्कर की ओर, भक्कर जो सिंधु नदी के तट पर था, जो सिंधु नदी की रिवर पर था, वहां भाग गया। और उसके बाद जो है कुबाचा ने अपने पुत्र अलाउद्दीन बहराम को इल्तुतमिश के पास भेजा, ट्रीटी के संदर्भ में संधि के लिए भेजा। और जब संधि के लिए भेजा तो इल्तुतमिश ने कहा कि ये जो ट्रीटी होगी, ये जो संधि होगी, विदाउट बेट, बिना शर्त के होगी, बिना शर्त के होगी। और ये सुनकर कुबाचा बहुत काफ़ी डर गया और भयभीत हो गया। कहा जाता है कि इसी डर और भय से वह भक्कर छोड़ के भागना चाह रहा था और सिंधु नदी में क्या हो गया? सिंधु नदी को पार कर रहा था, उसी समय वह डूब गया। कुछ लोग, इतिहासकारों का कहना है कि उसने डर से सिंधु नदी में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। इस तरीके से कुबाचा जो एक बड़ी चुनौती थी, बिग चैलेंज था, बड़ी प्रॉब्लम थी, बिग प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम क्या हो गई? समाप्त हो जा रही है। और मकरान के तट तक इल्तुतमिश ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, अपना डोमिनेंट मकरान तक स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इस चरण, तीसरे चरण की जो खास विशेषता है वो ये है कि 12 फरवरी 1229 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और बगदाद के खलीफा के द्वारा, बगदाद के खलीफा के द्वारा अभिषेक पत्र जिसे जो है कंसेक्रेशन लेटर, अभिषेक पत्र जो है बगदाद के खलीफा के द्वारा प्राप्त हुआ और इसके बाद खलीफा से उसे मान्यता मिल गई
रिकॉग्नाइजेशन मिल गया कि वह दिल्ली का सुल्तान है। तो ये जो घटना थी ये वास्तव में फॉर्मल थी, औपचारिक थी, लेकिन इस औपचारिक घटना ने उसे उसके शासन को कौन सा रूप प्रदान किया? लीगल, वैधानिक फॉर्म प्रदान किया, जो खुद जो है ऐबक प्राप्त नहीं कर सका था। ऐबक ने न सुल्तान की उपाधि धारण की थी और न ही लीगल रूप प्रदान कर पाया था, और ये सफलता इल्तुतमिश को मिली। इस तरीके से हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अंत में हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने स्लेव से अपना जीवन आरंभ किया और अपनी योग्यता, एबिलिटी के बल पर, अपनी एबिलिटी, फोरसाइटनेस, अपनी एबिलिटी, फोरसाइटनेस के बल पर और कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ब्रेवनेस और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के बल पर ऐबक द्वारा छोड़े गए सभी कार्यों को पूरा किया। कंप्लीट वर्क, ठीक है, कैसा वर्क किया? कंप्लीट काम कर दिया। ऐबक ने न सुल्तान की उपाधि धारण की, न सिक्का का आरंभ किया। ऐबक ने एक आउटलाइन दी थी, उस आउटलाइन को, रूपरेखा को, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो आउटलाइन थी उसको फुलफिल करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश के सामने कोई मार्गदर्शक नहीं था, गाइडेंस उसके सामने नहीं था, कोई गाइड नहीं था। मोहम्मद गोरी जैसा व्यक्ति उसको गाइडेंस करने वाला नहीं था जो ऐबक के पास मौजूद था। लेकिन उसके अभाव में भी उसने एक मजबूत और दृढ़, स्ट्रांग एम्पायर एस्टेब्लिश किया। और सबसे खास बात है, जो इन्फेंट टर्की किंगडम था, इन्फेंट टर्की जो किंगडम था, उस किंगडम को उसने एक मजबूत रूप प्रदान किया था। इन्फेंट टर्क्स किंगडम, ये जो नवनिर्मित तुर्की राज था भारत में, उसको वैधानिक रूप प्रदान किया, लीगल रूप प्रदान किया, स्ट्रांग रूप प्रदान किया। और उसने अपने शासनकाल में जितने भी चैलेंज थे, चुनौतियां थीं, क्योंकि फुली रूप से ऐबक पूर्ण रूप से जो है साम्राज्य को मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से अलग नहीं कर पाया था। गजनी की पॉलिटिक्स से वह उसे अलग नहीं कर पाया था, लेकिन इसने फुली रूप से अलग कर दिया। कुबाचा और यल्दूज, जो यल्दूज और कुबाचा की समस्या को समाप्त किया। बंगाल में इसने क्या किया? बंगाल में दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल को स्थापित किया, राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही साथ उसने जो है पॉलिटिकल, समझे, और एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता ही स्थापित नहीं की, बल्कि कल्चरल, सांस्कृतिक एटमॉस्फेयर को भी दिल्ली में स्थापित
किया। ठीक है। कल्चरल एटमॉस्फेयर को उसने दिल्ली में स्थापित किया और दिल्ली को हजरत ए दिल्ली के नाम से कहा जाने लगा, संबोधित किया जाने लगा। हजरत दिल्ली, हजरत दिल्ली के नाम से संबोधित किया जाने लगा। और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर और जो स्कॉलर्स थे, आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कॉलर्स के संरक्षण, पैट्रॉन, स्कॉलर के संरक्षण भी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में दिया था। कला को, स्थापत्य कला को, और सेंट्रल एशिया में जो स्कॉलर्स थे वे मंगोलों के इन्वेजन से भयभीत होकर भारत आए और इन सब को यहाँ पर उसने सम्मान दिया। इन सब ने अब मिन्हाज उस सिराज और अदर्स स्कॉलर्स को उसने संरक्षण प्रदान किया था। इन लोगों ने अनेक प्रकार के जो है किताबें भी लिखी। ठीक है। तो इस तरीके से, और ख़ास तौर से आर्किटेक्चर में ऐबक ने जो कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था बनवाना, उसको कंप्लीट किसने किया? कुतुब मीनार को कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया। और इसके साथ साथ कई उसने जो है मस्जिद का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इस तरीके से कला, आर्किटेक्चर और के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने उसके कार्यकाल की प्रशंसा की है और उसकी लिबरलिटी के बारे में, उसकी उदारता के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के बारे में भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मिन्हाज उस सिराज आगे लिखते हैं कि इल्तुतमिश जैसा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी मेहनत के बल पर, हार्ड वर्क के बल पर दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था। ABM हबीबुल्लाह, ABM हबीबुल्लाह, ये भी हिस्टोरियंस हैं और इनका मानना है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ऐबक ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा, आउटलाइन को इस्टेब्लिश किया था और इल्तुतमिश उसका पहला सुल्तान था। और इसके साथ साथ प्रोफेसर के निजामी, देखिए, ABM हबीबुल्लाह राइट्स, ऐबक आउटलाइन द दिल्ली सल्तनत, ऐबक आउटलाइन द दिल्ली सल्तनत एंड इट्स सॉवरेन स्टेटस, इल्तुतमिश वाज
unquestionably, Iltutmish was unquestionably its first king. तो इनके अनुसार इल्तुतमिश जो है पहला सुल्तान था दिल्ली का। लेनपूल हिस्टोरियंस, लेनपूल जो इतिहासकार लेनपूल हैं, उनका मानना है कि इल्तुतमिश जो था एक ट्रू फाउंडर था। इल्तुतमिश क्या था? ए ट्रू फाउंडर, ए ट्रू फाउंडर। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ए ट्रू फाउंडर था। और ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद भी हिस्टोरियंस हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। इनका भी मानना है कि जो इल्तुतमिश था ये रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश जो था वह रियल फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। और प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी, ये प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फेमस हिस्टोरियंस रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। इनका मानना है कि इनका मानना है कि मुस्लिम प्रभुसत्ता का, ठीक है, मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से शुरू होता है। मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश के समय से शुरू होता है। द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सॉवरेनिटी, द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सॉवरेनिटी इन इंडिया बिगिन विथ हिम, बिगिन विथ हिम। अंत में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने दास के रूप में जो जीवन आरंभ किया, अपनी एबिलिटी के बल पर, अपनी क्वालिटी के बल पर, अपनी फोरसाइटनेस के बल पर, कैपेबिलिटी कैपेसिटी के बल पर सुल्तान व दिल्ली का बना। और जो ऐबक द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्य थे और मोहम्मद गोरी ने तो केवल उसको कंट्रोल किया था और वो सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था और ऐबक को ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन इल्तुतमिश को जो समय मिला उस समय में उसने जो रियल स्टेट, जो लीगल स्टेटस होना चाहिए था दिल्ली सल्तनत का, उसको वह रूप प्रदान किया और गजनी और सेंट्रल एशिया की राजनीति से फुली रूप से जो है पृथक किया, अलग किया, दिल्ली सल्तनत को इंडिपेंडेंट फॉर्म प्रदान किया और बंगाल और राजपूतों पर भी ऐबक की तुलना में अधिक कंट्रोल किया और ऐबक द्वारा छोड़े गए इनकम्प्लीट वर्क को पूरा किया, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है इल्तुतमिश दिल्ली का रियल फाउंडर था। इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत।